उसमें सबसे युवा आप ही लग रहे हैं क्या? थोड़ा सर जी। चूँकि मैं ये बता दूं कि ये जो मामला है, ये अब तक जो हमारी बातचीत हुई उससे आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये इतना आसान मसला नहीं है कि सड़क पर माइक लेके मैं कनॉट प्लेस में निकलता और लोगों से पूछता कि वक्फ बोर्ड के बारे में आपकी क्या राय है, तो लोग बता देते और आपके समझ में आ जाता। तो जो लोग इस मुद्दे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग, मैंने कोशिश की, और चूंकि ये मसला आज है तो संसद के आसपास इधर उधर चर्चा में ये जो लोग शामिल थे, तो मैंने सोचा एक जगह लाकर उनकी राय ली जाए। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड अधिनियम लाया गया है, ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाया गया है? जिन लोगों को हक नहीं मिला उनको हक दिलाने के लिए, या किसी से हक छीनने के लिए लाया गया? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये याद दिला दूं कि जब 2014 में ये सरकार आई तो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आई थी किसानों की ज़मीनें एक्वायर करने के लिए, और उसका विरोध हुआ। विरोध के नतीजे में वो वापस लेना पड़ा। नहीं, वो अध्यादेश किसानों की ज़मीनों का नहीं था, वो कृषि कानून थे जो बाद में 3 कानून आए। 2014 में लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया था। उसके बाद में जो राम मंदिर बना उसके लिए ज़मीनें एक्वायर की गई, और वो बहुत सस्ते रेट में ख़रीदी गई और महंगे रेट में बेची गई। इसी तरह काशी कॉरिडोर बना, वहाँ भी ये पूरा ज़मीनों का खेल हुआ। अब चूँकि वफ़ के पास बड़ी लैंड बैंक है तो इस सरकार की निगाह अब उस पर है। सरकार बेसिकली कारोबारी लोगों के हाथ में है और इनकी निगाह लैंड पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लैंड के ज़रिए ही ये कारपोरेट दोस्तों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अगर ये वक्फ बोर्ड के हिमायती थे तो जो वक्फ की ज़मीनों पर सरकार के दफ्तर बने हुए हैं वो क्यों नहीं आज तक खाली हुए, जबकि उनके ख़िलाफ़ कितने सालों से मुकदमा चल रहे हैं, लेकिन वो ज़मीनें खाली करने के लिए तैयार नहीं है। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब ने उसके लिए कोशिश की, एक बुक वो लेकर के आए, ज़मीनें पूरी आइडेंटिफाई की गई। फिर उस वक्त के माइनॉरिटी मिनिस्टर के रहमान खान ने कोशिश की, लेकिन ये सिलसिला हल होने को तैयार नहीं है। अब इनकी निगाह इस बात पर है कि किसी तरीके से जो अभी 3 स्टेट में इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन में ये बता सकें कि देखिए हमने एक ऐसा कानून लिया है जिसमें मुसलमानों को अब सबक सिखाएंगे, उनको जो ज़मीनें उनकी हैं उसमें आपको भी हिस्सा मिलेगा। जबकि बुनियादी तौर पर वफ़्क़ 2 तरह से होता है, एक वफ़्क़ इल्लाह यानी अल्लाह के लिए, जिसमें सब लोगों की भलाई के काम होंगे, जिसमें मस्जिद, ईदगाह वो भी है और भलाई के काम भी कर सकते हैं। उसमें कोई डिस्पेंसरी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, जो भी आम लोगों की भलाई का काम हो। एक होता है वक़्फ़ इलल औलाद, यानी वो अपनी औलाद के लिए वक़्फ़ किया है, उसकी आमदनी से सिर्फ उस ख़ानदान का भला होगा, उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। तो जो वक़्फ़ इलल भी सुना मैंने, नियम में बदलाव कर दिया कि अब तय करना पड़ेगा, आपको सबको देना पड़ेगा, पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25। मान लीजिए, आपका नाम क्या सर? डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन ग़ज़ाली। मुज़फ़्फ़र साहब, अगर मान लीजिए आपके बेटा बेटी 2 हैं या 4 हैं और आप जो वक्फ उनके नाम ज़मीन कर रहे हैं, तो चारों के हिस्से बराबर करा जाए, सरकार ये व्यवस्था कर रही, तो इसमें क्या गलत क्या है? कहीं ऐसा ना हो आप 2 को दे दें 2 को ना दें, या आप ये चाहते हैं कि ये पूरी आज़ादी मेरी रहे कि जो मेरी सेवा कर रहा है उसको दूं, जिसको नहीं कर रहा नहीं, ऐसा इनका इंटेंशन ये नहीं है। इनका इंटेंशन बहुत साफ़ है। ये शुरू दिन से बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं, लिहाजा ये समाज के दरमियान बहुत सारे खाने बनाना चाहते हैं। वफ़्क़ पूरा का पूरा मुसलमानों से रिलेटेड है, उसमें अब गैर मुस्लिम मेंबरान हो, गैर मुस्लिम उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो, इसका मतलब यह है कि अब सरकार उसको कंट्रोल करेगी। सरकार के कंट्रोल करने का सीधा इंडिकेशन आपको पता है, CAA में उन्होंने बता दिया कि मुसलमान दूसरे देशों से नहीं आ सकते, गैर मुस्लिम आ सकते हैं, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नहीं माना, क्योंकि सरकार जिन लोगों के हाथ में है वो ये बताना चाहते हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कानून कुछ नहीं है, संसद कुछ नहीं है,
इंसान खुश नहीं है, यहाँ के आवाम खुश नहीं है। यही है असल मसला, और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें ऐसी लाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। अब आपने जैसे कहा सीए को कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड बता दिया, 370 इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बता दिया, 3 तलाक रहा सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड तो कोर्ट भी तो मान रहा है कि ये सब फैसले ठीक है। नहीं, कोर्ट मान नहीं रहा, उसे मनवाया जा रहा है। जबकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है वो कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो सेक्स है उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो आर्टिकल को सीधे सीधे हिट कर रहा है वो। ठीक, अब यूसुफ अंसारी जी हमारे वरिष्ठ हैं और इनको आप पहचानते ही होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन सब मसलों में इनकी जानकारी कई बार हम लोग दशकों से इनसे राय मशवरा भी लेते रहे, कई बार टीवी चैनल्स की डिबेट में आप स्टूडियो में इनको देखते होंगे, लेकिन मेरे विशेष बुलावे पर आज आए। तो यूसुफ भाई, पहला सवाल मेरा ये है कि जो ये बात कही जाती है कि मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति, तो मुसलमानों ने तो मोदी को कभी वोट नहीं दिया और इसके बावजूद भी मोदी साहब 2 बार आए और जिस बार उनके 240 हुए, इसका मतलब कि मेजॉरिटी के लोग भी मुसलमानों के साथ खड़े हुए। तो ये कहना कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा पहलू ये हो सकता है शायद मुसलमानों में पेनिट्रेशन की इच्छा हो, अपने पहुंचने की इच्छा हो। नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो सरकार के हर कदम को शक व शुबा से नहीं देखना चाहिए, और मैं पहले से एक बात कहता रहा हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में एक बहुत बड़ी आबादी और एक सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सेंटर के साथ साथ बहुत सारे स्टेट में सरकारें हों, पूर्ण बहुमत की सरकारें हों, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ लंबे समय तक बैर नहीं हो सकता है। और कम्युनिटी और सरकार, इन दोनों के बीच एक बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए और कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सरकार और समुदाय के बीच एक ब्रिज का काम करें, सेतु का काम करें। जो समाज की परेशानियां हैं, शिकायतें हैं, वो सरकार तक पहुंचाकर उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। और सरकार को भी चाहिए कि उस समुदाय से मुताल्लिक कोई मुद्दा, उस फैसले पर वो बड़ा कदम उठाना चाहती है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बुला के राय मशवरा करें। जैसे हमने देखा वित्त मंत्रालय बजट आने से पहले जो मेन मंत्री ने अपने जवाब में, किरण रिजिजू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, जैसा जावेद साहब भी कह रहे थे, पिछले 10 वर्षों में जितना ज़्यादा कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स से हमने इस मसले पर किया उतना किसी में ने नहीं किया। जैसे वो कह रहे थे कि ये बिल तो साल भर पहले ही तैयार हो गया था। देखिए, किरण रिजिजू साहब को तो मंत्री बने हुए अभी 1.5 महीना हुआ है और उससे पहले जो मंत्री रह चुके हैं। इस पर्टिकुलर इशू पे वक्फ बोर्ड में संशोधन के मुद्दे पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, ना तो नजमा हेपतुल्ला ने कोई बैठक बुलाई, ना मुख्तार अब्बास नकवी रहे, ना उन्होंने कोई बैठक बुलाई। उसके बाद स्मृति ईरानी आई हैं, उनके दौर में मंत्रालय कैसे चला है वो तो सब जानते हैं। बहरहाल वो सदन में क्या बोलते हैं उसके बारे में तो सदन में जो लोग सुन रहे हैं उनकी बात वो बताएंगे कि साहब उसमें कितना सच है कितना झूठा, वो अलग बात है। लेकिन ये जो संशोधन हुए हैं पिछले करीब 25-30 साल से हम भी पार्लियामेंट की कार्रवाई को देख रहे हैं, कवर किया है लंबे समय तक। हमारी याद में ये पहला संशोधन विधेयक है जिसमें एक साथ इतने सारे संशोधन हैं। 40 संशोधन है कुल मिलाकर के, 40 ही मान लीजिए, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शब्दों को डिलीट किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। कुल मिलाकर 40 संशोधन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि साहब अमूलचूल परिवर्तन वक्फ बोर्ड में है ये।